Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. आज का जो हमारा बायोलॉजी का लेक्चर है उसमें हम कवर करेंगे नर्वस डिसऑर्डर्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, और उसके अंदर स्पेसिफिकली अगर हम जो है वो टाइम के अकॉर्डिंगली पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. अभी तक अगर हम प्रीवियस नॉलेज की तरफ जाएं तो हमने नर्वस जो है सिस्टम उसको डिस्कस किया था. नर्वस सिस्टम के अंदर आपने अभी तक जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा. सेंट्रल में आपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस किया, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने कल नर्व्स को डिस्कस किया था, उसके ऑटोनॉमिक और सोमैटिक सिस्टम को, इसी तरह सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की आगे से टाइप्स थी उन्हें डिस्कस किया. अब नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम के अंदर अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो वो नर्वस डिसऑर्डर के अंदर आ जाते हैं. नर्वस डिसऑर्डर में हमारा पहला डिसऑर्डर जो हमने पढ़ना है डैट इज़ पार्किंसन डिजीज़. ये जो पार्किंसन डिजीज़ है बेसिकली अगर आप इसे देखें तो पार्किंसन डिजीज़ जो है ये नर्वस डिसऑर्डर है. बेसिकली इसमें इनवॉलेंट्री ट्रेमर्स होते हैं, झटके लगना शुरू हो जाते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जिसकी वजह से हमारी जो मोटर पावर है या जो हमारी मोटर न्यूरॉन्स की एबिलिटी है मैसेजेस को इफेक्टर तक पहुंचाना वो ख़त्म हो जाती है, रिजिडिटी ख़त्म हो जाती है. ठीक है. इसके कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो कॉज है सेल डेथ इन अ ब्रेन एरिया. ब्रेन के किसी भी पार्ट के सेल्स में जो कि वो स्पेसिफिक पार्ट है जो कि प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड दैट इज़ डोपामीन. तो जब कभी भी डोपामीन बनाने वाले सेल्स ब्रेन के डेड हो जाएं तो उसकी वजह से नर्वस डिसऑर्डर होता है पार्किंसन डिजीज़ की फॉर्म में. ठीक है. अब वो डेड कैसे होते हैं सेल्स? वो हेड ट्रॉमा की वजह से, यानी उसमें सर पे कोई इंजरी हो जाए, कोई हादसा हो जाए, हेड ट्रॉमा की वजह से सेल की डेथ हो जाए तो ये नर्वस डिसऑर्डर है, पार्किंसन डिजीज़ कहलाता है. अब इसमें एक स्पेसिफिक एज है डिजीज़ के हवाले से, तो ये 50 to 60 की जो एज है 50s और 60s इनमें ये ज़्यादा होती है पार्किंसन डिसऑर्डर. इसी तरीके से ये डिज़ीज़ स्लोली प्रोग्रेसिव है, आहिस्ता आहिस्ता सामने आती है, आहिस्ता आहिस्ता इसके सिम्टम अपीयर होते हैं, अपना इफ़ेक्ट आहिस्ता आहिस्ता शो करती है. इसलिए इसमें पेशेंट जल्दी डेड नहीं होता बल्कि कई साल तक सर्वाइव कर सकते हैं. ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में इफ़ेक्टिव ड्रग है जिसे हम एल डोपा का नाम देते हैं, डोपामीन के हवाले से. ठीक है. इसी तरह नेचुरल अकरिंग प्रोटीन है जिसे हम ग्लियल सेल लाइन डिराइव्ड कहते हैं प्रोटीन, और उसको हम नाम देते हैं न्यूट्रोट्रॉफिक फैक्टर का. ठीक है. ये पूरा प्रोटीन का नाम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में GDNF का नाम दिया जाता है. ये लगाई जाती है. ये प्रोटीन क्या करती है, रैट्स के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है, मंकीज़ पे हो चुका है. ये हमारे बॉडी के अंदर जो डोपामीन के अपटेक है उसको इंक्रीज़ करती है. ठीक है. इसकी वजह से जल्दी जल्दी डोपामीन जो है वो अपटेक होता है और जो डेफिशिएंसी थी पार्किंसन डिजीज़ के हवाले से वो ख़त्म हो जाती है. फिर ये जो GDNF है बेसिकली नियर फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फ्यूचर में ह्यूमन बीइंग पे भी अप्लाई कर दी जाएगी ताकि पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट किया जा सके. तो आपने याद रखना है पार्किंसन डिजीज़ बेसिकली नर्वस डिसऑर्डर है जिसमें हमारी मोटर पार्ट डिमिनिश हो जाती है, इसमें ट्रैमर्स, झटके लगना शुरू हो जाते हैं. ब्रेन का कोई भी पार्ट जहाँ पर सेल डेथ हो गया वो स्पेसिफिक पार्ट जहाँ डोपामीन प्रोड्यूस हो रही थी हेड ट्रॉमा की वजह से, तो 50s और 60s में ये की एज में अगर कोई हादसा हो, इस तरह हेड ट्रॉमा हो जाए तो तब ये डिसऑर्डर होता है. और इसका ट्रीटमेंट जो है वो उसमें हम प्रोटीन लगाते हैं, एक एल्डोपा है ड्रग या फिर एक प्रोटीन है GDNF जो कि फ्यूचर में ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई की जाएगी. सेकेंड नर्वस डिसऑर्डर जो है वो एपिलेप्सी है. एपिलेप्सी की अगर हम बात करें तो एपिलेप्सी जो है वो कन्वल्सिव डिसऑर्डर है नर्व्स का, मतलब उसमें हमारे जो नर्व्स हैं वो आपस वो उसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स क्रिएट हो जाती हैं या वो आपस में फोल्ड हो जाती हैं. उसकी वजह से जो हमारे मोटर, सेंसरी या ऑटोनॉमिक नेचर के जितने भी
हमारे पास सिम्टम्स अपीयर हो रहे थे या जो भी चेंजेस रिसीव हो रही थी वो कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं रहती। इस तरीके से जो है वो हम देख लेते हैं कि ओवरऑल एपिलेप्सी के अंदर जो ब्रेन है वो ये सही तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा पाता कि किस तरह की न्यूरॉन्स जो है वो आई हैं मैसेज लेकर। मतलब मोटर न्यूरॉन वर्क कर रही हैं, सेंसरी न्यूरॉन वर्क कर रही हैं, पता नहीं चलता कौन सा मैसेज आए, ये पता नहीं चलता। तो बहुत सारे इनवॉलेंट्री ट्रेमर्स लगना शुरू हो जाते हैं, तो वो एपिलेप्सी के अंदर आ जाते हैं। ये ऑल्टरेशन जो है वो ब्रेन फंक्शन के हवाले से है। इसमें रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है ग्रे मैटर के अंदर, यानी स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारी नर्व इम्पल्सेस आना शुरू हो जाती हैं। ब्रेन खुद कंफ्यूज हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड कि किस तरीके से उसने किस मैसेज को रिसीव करना है और किसे आगे कन्वे करना है। तो उसके लिए फिर हमारे पास जो सिम्टम डिसऑर्डर है वो एपिलेप्सी। इसमें अचानक से सही चलते चलते एक इंसान जो है उसको दौरा पड़ जाता है, मिर्गी जिसे हम कहते हैं, तो वो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो है वो पेशेंट उसमें उसकी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है और कुछ टाइम के बाद वो दोबारा से ठीक भी हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल। तो इस तरह के दौरे उसको पड़ते रहते हैं। एज ऑफ एपिलेप्सी जो है वो ये बिफोर 30 है, लेकिन लेटर ऑन अगर ये होगी तो ये ऑर्गेनिक डिजीज़ है, फूड में डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो इसके लिए किया जाता है। एंटी कन्वल्सन ड्रग हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जो इसमें नर्व्स आपस में उलझ जाती हैं, मैसेजेस प्रॉपर तरीके से इसमें नहीं पहुँच रहे होते, तो उसके लिए जो है एंटी कन्वल्सन ड्रग हम यूज़ कर लेते हैं जो इन नर्व्स को खोल देती हैं। हाँ, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूजेज, शराब बहुत ज़्यादा जो लोग पीते हैं अगर उनको एपिलेप्सी है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, तो ऐसे पेशेंट को अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। तो एपिलेप्सी में आपने याद रखना है कि ये नर्वस डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारे पास नर्व्स जो हैं बेसिकली उनमें कन्वर्जन क्रिएट हो जाती है, मैसेजेस जो है वो ऑल्टरेशन पता नहीं लग पा रही होती कि क्या है। ठीक है, कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं रहते, ट्रेमर्स लगते हैं। ठीक है, और इसमें रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है ग्रे मैटर के अंदर। 30 से पहले वाली एज में ये ज़्यादा कॉमन है, लेकिन लेटर ऑन अगर होगी ऑर्गेनिक डिजीज़ है। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी के थ्रू आप टेस्ट करवा सकते हैं एपिलेप्सी का, मिर्गी का, और हम इसके लिए एंटी कन्वल्सन ड्रग्स यूज़ करते हैं और अल्कोहल से को अवॉइड करने का कहा जाता है। थर्ड, फिर हमारे पास अल्जाइमर डिजीज़ आ जाती है। अल्जाइमर फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साइंटिस्ट के नेम के बेस पर ही है जिसने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, अलोइस अल्जाइमर। 1907 में इसने इसको डिस्कवर किया। सिम्टम में अगर आप देखें तो ये ब्रेन फंक्शन इसमें ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसे आप डिमेंशिया या मेमोरी लॉस भी कहते हैं। ये एज के साथ होती है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेमोरी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब जेनेटिक डिस्पोजिशन जो है वो भी इसमें इम्पॉर्टेंट है इस डिज़ीज़ के हवाले से, यानी कुछ फैमिलीज़ के अंदर जेनेटिकली अल्जाइमर डिजीज़ चल रही होती है। और इसके अलावा हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो भी कंट्रीब्यूट करता है अल्जाइमर में, और ब्रेन का फंक्शन एज के साथ भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ये कॉजेज़ हैं अल्जाइमर डिजीज़ के। सिंपल सी डिजीज़ है, मेमोरी लॉस होगा, ब्रेन फंक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। एलोइस अल्जाइमर ने 1907 में इसको डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, इसके सिम्टम देखे थे, और कुछ फैमिलीज़ में जेनेटिकली ये डिज़ीज़ जो है वो रन कर रही होती है। फिर ये 3 नर्वस डिसऑर्डर थे। इसके बाद ड्रग्स का इफेक्ट बताया हुआ कोऑर्डिनेशन में कि यहाँ पर ड्रग्स में जो सिगरेट में सबसे ज़्यादा निकोटीन है वो। ठीक है, ये निकोटीन सीएनएस और पीएनएस यानी सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, उनकी मेम्ब्रेन्स को। जो मैसेजेस एक नर्व इम्पल्स से दूसरी नर्व इम्पल्स के अंदर जा रहा है, तो वहाँ पर एक मेम्ब्रेन है। पहले वाली नर्व की जो मेम्ब्रेन है उसको आपने प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पढ़ा था, फिर खला आ जाती है बीच में जिसे साइनैप्स कहते हैं, और फिर नेक्स्ट पोस्ट साइनेप्टिक है। तो ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को ज़्यादा इफेक्ट करता है। फिर इसके अलावा ये एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन जो है उसको ज़्यादा एक्सेलरेट कर देगा, मिमिक कर देगा,
जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होना शुरू हो जाती है। इससे हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मोबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, और जो देते हैं और ब्लड उनको टारगेट सेल तक पहुंचा देता है। ठीक है, डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ये जो ख़ास केमिकल कंपाउंड्स बना रहे हैं, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन वर्ड ग्रीक है जिसका मतलब एक्साइटिंग होता है, या वो चीज़ जो मूव कर रही है, इन मोशन कंडीशन में है। ठीक है, तो इसका मतलब हार्मोन वो ख़ास केमिकल है जो मूव करते हैं थ्रू ब्लड। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास तकरीबन 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अवेलेबल हैं और डिफरेंट सिक्रीशन प्रोड्यूस करें। एक ग्लैंड एक या एक से ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है। हार्मोन्स के बारे में अगर आप बात करें तो हार्मोन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, वो स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी इनमें एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट हैं, वेरी करते हैं ये। कुछ तो डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ब्लड के थ्रू पोर करते हैं और वहाँ से टारगेट्स टिश्यूज़ तक पहुँच जाते हैं, इन्हें हम ट्रॉफिक हार्मोन्स कहते हैं। इसी तरह से हम ट्रॉपिक हार्मोन्स, इसी तरह से टारगेट सेल्स को ये इफ़ेक्ट करते हैं। फिर कुछ जो है वो न्यू बायोकेमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट नहीं कराते, बल्कि जो एंजाइम रेगुलेट कर रहे हैं दूसरे फंक्शंस को, ये उन्हीं को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, उन्हीं के फंक्शन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। यानी एक हार्मोन दूसरे एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको इनिशिएट करेगा, एक्सेलरेट करेगा, खुद से कोई केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। इसी तरीके से ये किसी भी फंक्शन को स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी कि स्टार्ट का मतलब बढ़ा सकते हैं, खुद नहीं इनिशिएट कर रहे, और रोक भी सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे जो है वो लॉन्ग टर्म चेंजेस को कंट्रोल करते हैं, जिनमें रेट ऑफ ग्रोथ है, रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, और इसी तरह से सेक्सुअल मेचोरिटी भी है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है वो एंजाइम के हार्मोन्स के फंक्शंस हैं कि ये लॉन्ग टर्म चेंजेस को भी कंट्रोल करें। जैसे हमारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, हमारा कितना कद होगा, हमारी लेंथ कितनी होगी, हम कुछ जो है वो हमारे मोटापे को भी कंट्रोल करते हैं। तो ओवरऑल सारे हार्मोन्स जो है वो इस तरह कोई ना कोई लॉन्ग टर्म चेंजेस लेकर आते हैं बॉडी के अंदर। हार्मोन की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले जो हार्मोन है वो प्रोटीन इन नेचर है, जिनमें एग्जांपल आपको इंसुलिन और ग्लूकागोन की दी गई है। सेकेंड वन जो है वो अमाइनो एसिड और डेरिवेटिव हो सकते हैं। ठीक है, जिनमें थायरॉक्सिन एग्जांपल है, एपिनेफ्रीन है। थर्ड वन आपको स्टीरॉयड्स बताए हुए हैं, लिपिड इन नेचर, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन है। फोर्थ वन भी प्रोटीन इन नेचर ही है, जिन्हें हम पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं, वेसोप्रेसिन और एडीएच यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन इनमें एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, अगर आप याद करने के हवाले से देखें तो हार्मोन्स नंबर वन प्रोटीन इन नेचर है, प्रोटीन को तोड़ें तो पॉलीपेप्टाइड बनता है, तो कुछ पॉलीपेप्टाइड इन नेचर है, और फिर इसको तोड़ें तो अमाइनो एसिड से मिलकर बने, तो कुछ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, और कुछ जो है वो लिपिड में भी होते हैं, यानी कि स्टीरॉयड इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है शॉर्ट के रेफरेंस से। अब एंडोक्राइन ग्लैंड जब हम मैमल्स में पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ब्रेन का इन्वॉल्व है, जो हमने पहले भी कहा था, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हमारे पास दो बेसिक हार्मोन का डिस्कशन की गई है, दो हार्मोन्स की, एक है ऑक्सीटोसिन और सेकेंड वन है एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको हम एडीएच कहते हैं। ठीक है, ये दोनों हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, ये ट्रैवल करके पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी में चले जाते हैं, वहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं। स्टोर होने के बाद जब इनकी ज़रूरत होगी तब हाइपोथैलेमस दोबारा से नर्व इम्पल्स रिसीव करेगा, फिर ये मैसेज भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लूप को, और वहाँ से फिर ये टारगेट सेल तक मूव कर जाते हैं। ये डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन किया गया। ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस के, जो कि इन्हें सिक्रीट आउट कर रहे हैं ऑक्सीटोसिन और एडीएच को। ये स्टोर हो जाएंगे, ये पोस्टीरियर पार्ट है पिट्यूटरी का जहाँ बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं। जब इनकी ज़रूरत होगी तो ये वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे आगे डिफरेंट वेन्स या आर्टरीज के थ्रू, और जिस डायरेक्शन में जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट है ये उसे टारगेट सेल तक पहुँचा देंगे।
अच्छा, अब हमने स्टार्ट करना है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि फर्स्ट ग्लैंड है। आपने उसमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर लिहाज से ये लॉन्ग शॉर्ट इम्पॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज और स्ट्रक्चर देखें तो मैन में पिट्यूटरी ग्लैंड को एक और नाम भी दिया जाता है हाइपोफाइसिस सेरेब्री का। अवॉइड इन स्ट्रक्चर है, यानी ना राउंड है ना ओवल है ना बिल्कुल ही लॉन्ग है, अवॉइड है। 0.5 ग्राम इसका साइज है एडल्ट में। होता बिल्कुल ये मटर के दाने जितना है, ठीक है। ब्रेन के साथ एक छोटी स्टॉक के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको इनफंडिबुलम का नाम दिया जाता है। तो आपने याद रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज 0.5 ग्राम, मटर के दाने जितना है, पी साइज। अवॉइड इन स्ट्रक्चर है, एक शॉर्ट स्टॉक के थ्रू अटैच हुआ हुआ है ब्रेन से। इनफंडिबुलम उस स्टॉक को कहते हैं, उस छोटी सी जो ब्रांच है या जो उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको इनफंडिबुलम कहते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लूब्स हैं, एक एंटीरियर है, एक मीडियन है और एक पोस्टीरियर लूब है, ठीक है। एंटीरियर, मीडियन और पोस्टीरियर लूब जो है, ये 3 लूब्स हैं जो कि हर कोई अपना अपना हार्मोन सिक्रीट आउट कर रहा है। तो इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, स्पेसिफिकली इसके इंटीरियर पार्ट को। तो एंटीरियर लूब को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रॉपिक हार्मोन्स है वो वही प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं वो वहाँ पर ख़ास किस्म के सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, वहाँ से वो चले जाएंगे नेक्स्ट दूसरी जगह पर जो टारगेट सेल होगा, और वो उन टारगेट सेल में जाकर फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। यानी जहाँ पर ये रिलीज़ होते हैं वहाँ पर अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करते, बल्कि किसी दूसरी जगह पर जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम ट्रॉपिक ग्लैंड्स का या ट्रॉपिक हार्मोन्स का नाम देते हैं, ऐसे हार्मोन्स को। तो एंटीरियर लोब में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर 4 हार्मोन्स हैं। सोमेटोट्रोफिन हार्मोन STH शॉर्ट फॉर्म है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH इसका फॉर्म है शॉर्ट। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH इसका नेम है, और इसको कॉर्टिकोट्रोपिक भी कहते हैं। और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है जिसे हम GH का नाम देते हैं, ठीक है। अब बारी बारी हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है ये ग्रोथ हार्मोन भी कहलाता है। इसका एक रिलीजिंग फैक्टर है जिसको हम SRF कहते हैं, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और ये थ्रू आउट लाइफ पूरी जिंदगी निकलता रहता है, रिलीज होता रहता है। जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगली एक सिचुएशन है जो ये क्रिएट करता है, या फिर ड्वार्फिज्म, ठीक है। ये अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो क्या होगा, और अगर ज़रूरत से कम प्रोड्यूस हो फिर क्या होता है। ग्रोइंग एज है, ठीक है। अर्ली लाइफ के अंदर अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ये जाइजेंटिज्म है, और अगर लेटर लाइफ में ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर उससे हाथ पाँव की उंगलियां या हाथ पाँव बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम एक्रोमेगली का नाम देते हैं। तो इसमें आपने याद रखना है जाइजेंटिज्म का मतलब है बहुत ज़्यादा कद का लंबा हो जाना, हाइट लेंथ हो जाना, और वो कब होगी, जब ये एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होगा अर्ली लाइफ में। और इसी तरीके से लेटर लाइफ में जब ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो फिर हाथ पाँव लंबे हो जाएंगे, जॉज आपके चौड़े हो जाएंगे, जबड़ा जिसे कहते हैं, तो ये एक्रोमेगली है। ड्वार्फिज्म की बात करें तो अंडर सिक्रीशन अगर होगी इसकी ग्रोइंग एज में तो फिर यानी ये ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस, जितनी ज़रूरत है उससे कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर ये सिम्टम्स अपीयर करेगा ड्वार्फिज्म के, उससे इंसान बोना रह जाता है, ठीक है। और बाकी जो 2 हार्मोन हैं, 2 डिफरेंट ग्लैंड के, थायराइड ग्लैंड के और एड्रीनल ग्लैंड जो है, उनके हार्मोन्स भी कम प्रोड्यूस होंगे इसकी वजह से। तो इसका मतलब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ के हवाले से। तो अगर अर्ली लाइफ में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो जाइजेंटिज्म जो है, और अगर कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ड्वार्फिज्म की सिचुएशन। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बेसिकली उसका रिलीजिंग फैक्टर थायराइड रिलीजिंग फैक्टर ही है। इसने एक हार्मोन प्रोड्यूस करना है, वो है थायरॉक्सिन। आपने हार्मोन का नाम याद रखना है, वो है थायरॉक्सिन, ठीक है। इसकी ज़्यादा होना या कम होना उसकी अकॉर्डिंगली ये रिलीज़ होता है। अगर ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो थायरॉक्सिन, तो ये उसे नॉर्मल कर देगा, कम रिलीज़ होगा रिलीजिंग फैक्टर, ताकि वो कम रिलीज़ हो। इसी तरीके से अगर वो रिलीज़ नहीं हो रहा तो ये ज़्यादा रिलीज़ करवाना शुरू कर देगा उसको, तो फिर TRF ज़्यादा पैदा होगा, यानी कि TRF की रिलीज़ इम्पॉर्टेंट है।
अगर थायरॉक्सिन कम है तो ये ज़्यादा रिलीज़ होगा, अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा है तो ये कम रिलीज़ होगा। इसी तरीके से थ्रू आउट द लाइफ ये भी रिलीज़ होता रहता है, लेकिन हाई लेवल इसका ज़्यादातर ग्रोथ और डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है उसके सेल्स पे ये डायरेक्टली एक्ट करेगा और वहाँ पर अपनी सिक्रीटरी एक्टिविटी को शो करता रहेगा। फिर आ जाते हैं हमारे पास एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम ACTH भी कहते हैं या जिसे हम कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स का नाम भी देते हैं। इसका भी रिलीजिंग फैक्टर है CRF, यानी कि कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा स्टीरॉयड लेवल के अकॉर्डिंगली ब्लड में वहाँ, और कौन इसे स्टिमुलेट कर रहा है? हाइपोथैलेमस, स्ट्रेस की कंडीशन में। ठीक है, स्ट्रेस यहाँ पे स्टिमुलेटर है। कोल्ड हो, पेन हो, फाइट की फ्राइड यानी आप बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा हैं, गुस्सा है साथ, इन्फेक्शन की फॉर्म में ये साथ रिलीज़ हो रहा होता है। और इसकी एक्सेसिव या डेफिशिएंसी दोनों ही कंडीशंस डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है नॉर्मल फंक्शनिंग में, वो भी एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर येलो कलर की कैप सी बनी होती है, वो एड्रीनल ग्लैंड है जो बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। फिर आते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये भी 3 हार्मोन फर्दर रिलीज करें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ICSH है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल्स के अंदर ICSH होता है, फीमेल्स में FSH होता है। और प्रोलैक्टिन है जो कि ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन भी हम उसको समटाइम इनप्रोप्रिएटली कह देते हैं। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है वो फर्दर 3 हार्मोन रिलीज करे, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के 4 पढ़े हैं, ये हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, इनको अच्छे तरीके से याद करना है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।